नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में धन विधेयक के तौर पर पेश हुआ आधार बिल। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का ऐतराज। राज्यसभा से लंबित बिल वापस। अरुणाचल में मुख्यमंत्री पुल स्पीकर समेत कांग्रेस के 30 बागी विधायक पीपीए में शामिल। कांग्रेस विधायकों की संख्या घटकर हुई 15। नवाम तुकी ने बताया असंवैधानिक। असम में बीजेपी और एजीपी के बीच सीटों पर सहमति। 24 पर एजीपी जबकि 102 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी लड़ेंगे चुनाव। तिहाड़ से रिहाई के बाद कन्हैया पहुंचे जेएनयू। कहा, हमें देश से नहीं देश में चाहिए आजादी। दिल्ली सरकार की जांच में कन्हैया को क्लीन चिट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला। सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद, कमांडेंट समेत 14 जख्मी। नारायणपुर में 20 ग्रामीणों की हत्या। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आधार को वैधानिक दर्जा दिलाने वाले विधेयक को कल लोकसभा में धन विधेयक के तौर पर पेश कर दिया। वहीं राज्यसभा में इससे जुड़े राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक 2010 को वापस ले लिया गया। विपक्ष ने नए विधेयक को धन विधेयक बनाने पर आपत्ति जताई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को लोकसभा में आधार विधेयक 2016 को धन विधेयक के तौर पर पेश किया। विधेयक में वित्तीय अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाएं लक्षित वर्ग तक पहुंचाने का प्रावधान है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसे धन विधेयक के रूप में पेश किए जाने का विरोध किया। We are ready to cooperate with that bill, but he should not introduce as a money bill. अभी तो इंट्रोड्यूस किया है because to avoid Rajya Sabha, they are making it as a money bill. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि ये एक अलग तरह का विधेयक है। साथ ही कहा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये फैसला लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। It is on expenditure of the government exclusively, and all such bills in the past have been money bills. Workmen Injuries Act has been a money bill. Juvenile Justice in 1986 introduced in their government was a money bill. I can give a whole list of them, and this is strictly in accordance with Article 110. I have introduced the bill. It is for the Honourable Speaker to now examine it and certify whether it's a money bill or not, and that ruling is final. वहीं राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक 2010 राज्यसभा से वापस ले लिया गया। इसी विषय पर लोकसभा में आधार विधेयक 2016 पेश किए जाने के कारण ऐसा किया गया। राज्यसभा में भी विपक्ष ने नए विधेयक को धन विधेयक बनाने पर आपत्ति जताई। If this particular legislation is declared as a money bill, that means then effort is being made by the government of India, present government of India, to limit the functioning of this house. This house does not sit in appeal over what the speaker in the other house decides. And therefore, a discussion on this question as to what the speaker would decide is a sole prerogative of the sovereignty as far as that house is concerned. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार बिल को जरूरी बताते हुए कहा कि आधार बिल समाज के विकास में लोगों की भागीदारी बढ़ाएगा और इससे पारदर्शिता आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने संसद में गतिरोध की वजह विपक्ष की हीन भावना को बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद नहीं चलने से जनता के साथ विपक्ष का भी नुकसान होता है। लोकसभा में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए संसद में अवरोध की स्थिति पर चिंता जताई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के संसदीय परंपरा को लेकर दिए बयानों का जिक्र किया। और जब सदन नहीं चलता है तो सत्ता पक्ष का नुकसान तो बहुत कम होता है,
देश का नुकसान बहुत होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सांसदों का होता है, उसमें भी विपक्ष के सांसदों का होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को नौकरशाही के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए जरूरी है कि कार्यपालिका को जिम्मेदार बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने मनरेगा योजना में जारी भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश की बात कही। उसको और अच्छी बनाए और उस जिम्मेवारी को निभाने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बात स्वीकार करनी होगी कि हम उस हालत पर देश को लाए हैं, इवन स्किल्ड लेबर को भी अनस्किल्ड होने में मजा आने लगा है। और इसलिए मैं जब कहता हूं कि हमारी विफलताओं का स्मारक है, इसका मतलब यही है कि गरीबी न होती तो इस नरेगा या मनरेगा की जरूरत नहीं होती। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च को महिला दिवस के दिन सदन में सिर्फ महिला सांसदों को ही बोलने का मौका देने का सुझाव दिया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री के भाषण में विपक्ष पर तंज कसने के अलावा और कुछ नहीं था। मैं पहले एक ही बात में कहा, उनका भाषण ही सिर्फ दूसरों को टॉन्ट मारना, दूसरों को नीचे दिखाना, ये बात किए, लेकिन अपना कोई अचीवमेंट का और इस देश के युवकों को या किसानों को दिशा दिखाने की कोई बात नहीं की। इसके साथ ही लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पूरी हो गई है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। विपक्ष ने मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता ने ये मांग की। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कठेरिया ने किसी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं दिया है। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भड़काऊ भाषणों के जरिए मंत्री और सत्ता पक्ष के सांसद सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग, जो मंत्री, जो एमपी, जो एमएलए देश में आग लगा रहे हैं, बंटवारा करते हैं, क्या ये सेडिशन केस इन पर लागू नहीं होता है? सीपीआई के डी राजा ने सवाल उठाया कि अगर भड़काऊ भाषण देने वाले बाहरी तत्व हैं, तो फिर वो मंत्रिमंडल में क्यों हैं? To be elected as your representatives, sitting in parliament and making such hate speeches, do you allow such fringe elements sitting in your cabinet and making such hate speeches? जेडीयू सांसद शरद यादव ने कहा कि सरकार के मंत्री और सांसद तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो सरकार इनकी है, उस सरकार को रोज हंसी और हास्य और एक तरह से चारों तरफ तनाव बनाने का पूरा रोज इंतजाम करते हैं। सपा सरकार को कठेरिया के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करके इनको जेल की सलाखों के अंदर भेजना चाहिए था, जो अभी तक भी नहीं किया गया है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर व दादरी कांड आदि की घटनाएं घटित हुई हैं। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रामशंकर कठेरिया के भाषण की सीडी खुद उन्होंने देखी है और इसमें भड़काने वाली कोई बात नहीं है। कि रामशंकर कठेरिया ने सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली कोई यदि स्पीच दी होती तो शायद जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसमें पहला नाम यदि किसी का होता तो रामशंकर कठेरिया का नाम होता। कांग्रेस ने मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गुरुवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। कठेरिया पर 28 फरवरी को आगरा में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता की शोक सभा में आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए ईपीएफ एक सुरक्षित विकल्प है और इसे छीना नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ईपीएफ पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को गलत बताया है। उन्होंने फेयर एंड लवली का आरोप दोहराते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को राहत देने के बजाय सरकार कर्मचारियों के बारे में सोचे। प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि वो उनके भाषण में या उसके बाद हमारे सरकारी कर्मचारियों को कॉन्फिडेंस दें कि वो ईपीएफ पे टैक्स वापस लेंगे। आम बजट में इस साल 1 अप्रैल के बाद ईपीएफ में जमा राशि के 60% हिस्से पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। अगर कर्मचारी इस रकम को फिर से निवेश करते हैं तो उन्हें टैक्स नहीं देना होगा।
प्रस्ताव का विरोध होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव को आंशिक रूप से वापस लेने का संकेत दिया है। हालांकि उन्होंने बजट पर चर्चा के दौरान पूरी स्थिति साफ करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री कलिखो पुल और कांग्रेस के बागी 29 विधायक पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए। पीपीए राज्य की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है। पीपीए में शामिल होने वाले नेताओं में मौजूदा स्पीकर वांकी लोवांग भी शामिल हैं। कांग्रेस के 2 विधायक एलो लिबांग और तूतिंग जामो भी पुल के साथ आ गए, जो पहले नबाम तुकी का समर्थन कर रहे थे। कांग्रेस के इन 2 विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य में कांग्रेस विधायकों की संख्या घटकर 15 रह गई है। 60 सदस्य विधानसभा में बीजेपी के 11 सदस्य हैं और 2 विधायक निर्दलीय हैं। पुल ने कहा कि विधायक दल की बैठक के दौरान सभी 30 विधायकों ने राज्य के संपूर्ण विकास के लिए पीपीए में शामिल होने का फैसला किया है। पुल ने कहा कि हम ऐसा निर्णय करने को बाध्य थे क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने नेतृत्व बदलने के हमारे आग्रह पर ध्यान नहीं दिया। कलिखो पुल ने 19 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने विधानसभा में 26 फरवरी को बहुमत साबित कर दिया था। अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता नबाम तुकी ने कलिखो पुल के इस कदम का विरोध किया है। तुकी का कहना है कि 30 विधायकों का पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल होना असंवैधानिक है। पीटीआई से बातचीत में तुकी ने कहा कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ के पास लंबित है। ऐसे में कलिखो पुल का ये कदम सही नहीं है। तुकी ने कहा कि 14 विधायकों के अयोग्य ठहराने का मामला भी कोर्ट में है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट को 2 हफ्ते के भीतर फैसला देने के लिए कहा है। 2 हफ्ते की ये मियाद 6 मार्च को खत्म हो रही है। केरल में सत्ताधारी कांग्रेस की सहयोगी केरल कांग्रेस एम के कुछ नेताओं ने बगावत कर दी है। एंटनी राजू, फ्रांसिस जॉर्ज और केसी जोसेफ ने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है। बागी नेताओं ने पार्टी मुखिया के मनी पर मनमर्जी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मनी पर परिवारवाद का भी आरोप लगाया। वहीं पार्टी मुखिया एम मनी के खिलाफ अक्सर मुखर रहने वाले पीसी जोसेफ ने भी केरल कांग्रेस एम से किनारा कर लिया है। पार्टी के बागी नेता अपनी पुरानी पार्टी केरल कांग्रेस जे में फिर से जान फूंकने की योजना बना रहे हैं। इस सिलसिले में 9 मार्च को बाकी नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। असम में बीजेपी और एजीपी के बीच सीटों पर सहमति बन गई है। गठबंधन पर मुहर लगने के अगले दिन ही सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है। असम विधानसभा की 126 सीटों में से 24 पर एजीपी चुनाव लड़ेगी। वहीं बाकी बचे 102 सीटों पर बीजेपी और गठबंधन के दूसरे दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट बंटवारे की जानकारी दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और एजीपी नेता प्रफुल्ल कुमार महंत के बीच बैठक के बाद सीटों पर सहमति बनी। रविशंकर प्रसाद ने साफ किया कि असम में पार्टी के सामने 2 स्पष्ट मुद्दे हैं। पहला मुद्दा 15 साल से शासन चला रही कांग्रेस की गोगोई सरकार को उखाड़ फेंकना है। वहीं दूसरा मुद्दा बांग्लादेश में अवैध घुसपैठियों को रोकना है। बीजेपी स्थानीय जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 अन्य संगठनों के अलावा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ पहले ही गठजोड़ कर चुकी है। टोटल सीट 126 है असम में, जिसमें एजीपी 24 सीट पे लड़ेगी और बाकी सीट बीजेपी स्वयं और अपने और एलाइज के साथ लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए कल हुए चुनाव में 97% से ज्यादा मतदान हुआ है। विधान परिषद की 35 सीटों के लिए चुनाव होना था, लेकिन 7 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए। 28 सीटों के लिए 97 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। वोटों की गिनती 6 मार्च को होगी। खबरें जारी हैं। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। जिनकी कलम बनी गवाह जिंदगी की तल्ख हकीकतों की, जिन्होंने जिंदगी को जिया अपनी शर्तों पर। आप अपनी जिम्मेदारियां समाज के लिए जरूर अदा करें, क्योंकि हमारा समाज हमें इतना देता है कि वो जो है ना, उसका कम से कम इतना तो हम कर्ज चुकाएं कि हम उसको कुछ वापस करें। मिलिए शख्सियत में कलम की दुनिया के जाने पहचाने नाम जाहिदा हिना से। शनिवार रात 10:30 बजे
और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। लोग कहानियां लिखते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, संगीत बनाते हैं, मैं फिल्में बनाता हूँ। लाल सलाम! लाल सलाम! इनफ! नौकर हैं आप जनता के। समाज से शुरू से जुड़ा रहा और समाज की समझदारी बनती गई, इसलिए जब फिल्में बनाई तो उनमें कहानियां नजर आई जो सच्चाई है, यथार्थ है, तो उसको शेयर किया ऑडियंस के साथ। कंपटीशन की बात कर रहे हो तुम, वही जो आपने हमें कभी करने ही नहीं दिया। अरे हमारे लिए तो स्कूल के सारे दरवाजे बंद थे। मैं किसी तरह का जज नहीं हूँ, न ही जो होता है उसके बारे में मैं कहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो हो रहा है वो हो रहा है। वर्दी पर से हाथ हटा। नहीं हटाऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश झा और मुझसे आप मिलिए गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार रिहा होने के बाद सीधे जेएनयू पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों के साथ जेल में अपने अनुभव को साझा किया। इधर दिल्ली सरकार ने अपनी जांच में कन्हैया कुमार को क्लीन चिट दी है और इस मामले से जुड़े वीडियो को प्रसारित करने वाले टीवी चैनलों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने की बात कही है। देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे कन्हैया कुमार की रिहाई पर जेएनयू से लेकर बेगूसराय तक कुछ यूं जश्न मना। तिहाड़ जेल से रिहा हुए कन्हैया कुमार गुरुवार देर रात सीधे जेएनयू परिसर पहुंचे, जहां छात्रों को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि वो मीडिया ट्रायल के शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत से आजादी नहीं चाहते हैं, हम भारत के भीतर आजादी चाहते हैं। जेएनयू की आवाज को दबाना, जेएनयू को डिलेजिटिमेट करना, इस संघर्ष को खत्म करना, लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि इस संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे, तुम जितना दबाओगे हम उतना खड़ा होंगे। उधर कन्हैया कुमार की रिहाई पर उनके पैतृक गांव बेगूसराय में लोगों में जश्न का माहौल था। रिहाई के बाद कन्हैया के परिजनों ने खुशी का इजहार किया। रिहा कर दिया गया है तो बाइज्जत बरी तो नहीं किया गया, जमानत 6 महीने के लिए दिया गया है, तो उसको तो देशद्रोही वो नारा लगाने वाला नहीं था, तो उसको तो पूरा बाइज्जत बरी करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कन्हैया कुमार को सशर्त जमानत दी थी। इधर दिल्ली सरकार की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि कन्हैया के खिलाफ कोई गवाह और वीडियो नहीं है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को 12 फरवरी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 2 आरोपी खालिद उमर और अनिर्बान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत लेकर दिल्ली की जनता को कहां जाना चाहिए? इस मसले पर दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को 2 महीने में असमंजस दूर करना होगा। केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग की अर्जी पर यह आदेश दिया है। सीआईसी ने कहा कि तालमेल की कमी की वजह से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं हो पाती। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यलू ने कहा कि अधिकारों को लेकर कई तरह की अस्पष्टता है और इसे दूर करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉल ड्रॉप पर मुआवजा दिए जाने के मामले में सुनवाई को मंजूरी दे दी है। 2 सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ट्राई के फैसले को बरकरार रखे जाने के आदेश को चुनौती दी है। दरअसल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने कॉल ड्रॉप होने पर उपभोक्ता को मुआवजा देने का फैसला लिया था और सेवा देने वाली कंपनियों पर यह नियम 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करेगा।
छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित जिले सुकमा में कल सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, जबकि ऑपरेशन के नेतृत्व कर रहे कमांडेंट पीएस यादव समेत 14 जवान जख्मी हो गए हैं। घायल होने वाले सहायक कमांडेंट योगेंद्र, उप निरीक्षक राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल संतोष और कांस्टेबल सोना सिंह शामिल हैं। सुरक्षाकर्मी 2008 कोबरा बटालियन के थे और उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया। सीआरपीएफ के कोबरा बल का नक्सलियों के साथ ये पहली मुठभेड़ सुकमा में हुई। वहीं नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। नक्सली हमले में मरने वाले ग्रामीणों की तादाद बढ़कर 20 हो गई है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के अभियान के विरोध में अबूझमाड़ इलाके में इस घटना को मंगलवार को अंजाम दिया। इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक सुरंग का पता चला है। इस सुरंग का पता बीएसएफ ने लगाया है। बीएसएफ के अनुसार 30 मीटर लंबी ये सुरंग पाकिस्तान से भारत की तरफ बनाई गई है। 2012 से अब तक पाकिस्तान की तरफ से भारत में आने वाली ये चौथी सुरंग है जिसका पता चला है। इससे पहले एक सुरंग सांबा और एक अखनूर सेक्टर में मिली थी। सुरंग का पता उस समय चला जब सफाई अभियान चलाया जा रहा है और ये पाया गया कि वहाँ पर पाकिस्तान साइड से एक टनल खोदने की कोशिश की गई है। हालांकि उसका एंट्री पॉइंट पाकिस्तान साइड से है, लेकिन जो एग्जिट इंडिया वाली साइड से है वो अभी खुला नहीं था क्योंकि उनको अभी मौका नहीं मिला, उससे पहले ही वो डिटेक्ट हो गई थी। विदेश मंत्रालय के बजट में की गई कटौती पर विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है। विदेश मंत्रालय का मानना है कि बजट में कटौती महज बजटीय प्रस्ताव है। खर्च के मुताबिक वित्त मंत्रालय राशि मुहैया कराएगा। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने पड़ोसी मुल्कों में हो रही गतिविधियों पर भी चिंता जाहिर की है। साथ ही साथ ये भी बताया कि मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ भारत क्या कार्रवाई कर रहा है। वित्त मंत्री ने जब विदेश मंत्रालय के बजट में कटौती की तो यह आशंका होने लगी कि इससे पड़ोसी देशों में चल रहे सहायता कार्य पर असर पड़ सकता है। बजट में नेपाल सहित बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान को दी जाने वाली वार्षिक सहायता में कमी की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि मंत्रालय को जरूरत पड़ने पर वित्त मंत्रालय हर संभव मदद करेगा। The budget estimate stage where we have received 500 crores less. We will of course continue with all our aid programs for all the neighboring countries, including our ITEC program, our development partnership program, etc. And if we do feel that we have need for additional funds, then at the revised estimate stage, we will seek those additional funds. बजट पर सफाई देने के बाद विकास स्वरूप ने बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल हसन महमूद से बात की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। EM referred to the recent incidents of attacks on minorities in Bangladesh, and she sought swift action against the perpetrators of the crime by the Bangladeshi authorities. Foreign Minister Ali assured External Affairs Minister that the government of Bangladesh was conscious of the importance of checking the activities of radical forces in the country and expressed the commitment of his government to safeguarding Bangladesh's secular, प्रोग्रेसिव एंड लिबरल कैरेक्टर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये भी जानकारी दी कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का नाम विश्व आतंकवादी की सूची में डालने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। Pointed out that the Pathankot air base attack has underscored the urgency of curbing the activities of Jaish e Mohammed and the danger that countries in South Asia continue to face if only half measures are taken against such terror groups. The listing request has now been submitted to the Counter Terrorism Executive Directorate, the CTED. 26 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखा और अब ये संयुक्त राष्ट्र के काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट में गया है। करीब 15 दिनों के बाद ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विचार के लिए जाएगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और बात क्रिकेट की। एशिया कप में कल भारत ने यूएई को करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम ने करीब 10 ओवर बाकी रहते हुए 9 विकेट से जीत हासिल कर ली। यूएई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उसे 20 ओवरों में 9 विकेट पर 81 रन ही बनाने दिए। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट लिए। भारत ने सिर्फ 10.1 ओवर में 1 विकेट पर 82 रन बनाकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। रोहित शर्मा ने 28 गेंदों पर 39 रन बनाए, जबकि अपना 50वां टी20 मैच खेल रहे युवराज सिंह 25 और शिखर धवन 16 रन बनाकर नाबाद रहे। अब रविवार को एशिया कप के फाइनल में भारत और मेजबान बांग्लादेश का मुकाबला होगा।
हिंदी फिल्मों के सुनहरे दिनों में सह अभिनेताओं ने भी लोगों के दिलों में हीरो जैसी दमदार छाप छोड़ी है। तमाम बड़े नामों के बीच इफ्तिखार खान एक ऐसा नाम है जो उस दौर में कड़क पुलिस ऑफिसर का पर्याय बन गए थे। डॉन और जंजीर में इंस्पेक्टर की भूमिका इफ्तिखार खान के यादगार किरदारों में गिनी जाती है। इफ्तिखार ने दीवार, बंदनी, सावन भादो, एजेंट विनोद जैसी फिल्मों में नेगेटिव भूमिकाएं भी निभाई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले चुनिंदा नामों में इफ्तिखार खान का नाम शामिल है। उन्होंने अमेरिकन टीवी शो माया और इंग्लिश फिल्म बॉम्बे टॉकीज और सिटी ऑफ जॉय में भी काम किया। 1995 को आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। ये हमारी वर्दी और फर्ज के इम्तिहान का वक्त है। कोई भी पुलिस की नजरों से बच के जाने न पाए। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब मैं अपने हाथों से आपके हाथ में हथकड़ी पहना। ये आदमी हांगकांग से 80 लाख रुपए के हीरे लेके चला है। तमाम जुर्म के अड्डों पे छापा मारो, एक एक गुंडे को पकड़ लो। एक न एक दिन आपकी असलियत का भांडा फोड़ दूंगा। खबर मिली है कि आप यहाँ कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। 24 घंटे की निगरानी, हिफाजत के पूरे इंतजाम, उसके बावजूद बिल्डिंग में एक नहीं 2 आदमी दाखिल होने में कामयाब हो गए। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। यह आखिरी वार्निंग है। भागने की कोशिश बेकार है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ऐसी हालत में तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। I said shut up. चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे तुम्हें तरक्की देकर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाया जा रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। लोकसभा में धन विधेयक के तौर पर पेश हुआ आधार बिल। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का ऐतराज। राज्यसभा से लंबित बिल वापस। अरुणाचल में मुख्यमंत्री पुल, स्पीकर समेत कांग्रेस के 30 बागी विधायक पीपीए में शामिल। कांग्रेस विधायकों की संख्या घटकर हुई 15। नबाम तुकी ने बताया असंवैधानिक। असम में बीजेपी और एजीपी के बीच सीटों पर सहमति। 24 पर एजीपी जबकि 102 सीटों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी लड़ेंगे चुनाव। तिहाड़ से रिहाई के बाद कन्हैया पहुंचे जेएनयू। कहा, हमें देश से नहीं देश में आज चाहिए आजादी। दिल्ली सरकार की जांच में कन्हैया को क्लीन चिट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला। सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद, कमांडेंट समेत 14 जख्मी। नारायणपुर में 20 ग्रामीणों की हत्या। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।